हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के तरंग फलन, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग यही पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन परमाणु के तरंग फलनों को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने RNL की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, इनको लिखा था और YLM थीटा फाई की वैल्यूज लिखी थी और उससे अपने पास में क्या आता है, साई NLM के मान आते हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके हम लोग साई के मान लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉन की R से R+dr के मध्य पाए जाने की प्रायिकता निकाली थी। नाभिक से R से R+dr के मध्य पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हमने निकाला था। तो वो हमारे पास में फॉर्मूला आता है RNL R के मोड का स्क्वायर R² dr। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल लिए थे। अब हम लोग इसे हम प्रायिकता वितरण फलन भी कहते हैं। तो इसके लिए और साई के लिए हम क्या करते हैं, वक्र बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। तो अब हम साई की वैल्यूज लिख लेंगे। साई के लिए जो हम कर्व बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में प्रायिकता वितरण फलन ये जो है ओनली क्या है, R डिपेंडेंट हमारा पार्ट है, इसके लिए बनाएंगे। और साई के भी हम क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस के लिए अगर हम बना रहे हैं तो सिर्फ क्या आ जाएंगे, हमारा R वाला जो पार्ट है उसी के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y थीटा फाई के जो कर्व बनते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में बनेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं n=1 के लिए हमारे पास में RNL के मान क्या थे, R10 का मान था 2/√A0। का क्यूब। ठीक है, A0 क्या है, बोर रेडियस है, A0³ e⁻⁻R/A0। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर R10 के लिए तो इसका कर्व क्या आएगा, ठीक है, और ये अपने पास में क्या है, R/A डिस्टेंस है। ठीक है, R/A की फॉर्म में हम बना रहे हैं, R/A0। तो R/A0 की फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व है 2/√A0³, ये तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एक तरीके से e⁻⁻x का ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो e⁻⁻x का ग्राफ अगर हम बनाते हैं, पहले भी हमने बनाया है हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम कर रहे थे, तो e⁻⁻x का हमें क्या करना है, कर्व बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, जब R/A0 क्या हो, 0 हो, R/A0 0 होगा तो यहां से e की पावर क्या हो गई, 0=1, यानी ये कर्व हमारा 1 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में e की पावर माइनस में है, यानी 1/e की पावर R/A0 का कर्व है। तो R/A0 हमारा टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ, तब क्या होगा, 1/e की पावर इंफिनिटी। ठीक है, और 1/e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो कर्व है ये डिक्रीज होता हुआ अनंत पर क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जो कर्व आएगा वो किस प्रकार आएगा, ये इस तरह से डिक्रीज होता हुआ ठीक है 0 होगा। ये हमारा R10 का कर्व हमें मिलता है, R/A0 हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये कर्व मिल जाएगा। उसके बाद में हम बनाए R20 के लिए। तो R20 के लिए R की वैल्यू क्या थी, R20 के लिए यहां पर लिख लेते हैं। तो R20 हमारा था 1/√8A0³ 2-R/A e की पावर माइनस का R/2A0। ठीक है,
ये हमारे पास में R20 का कर्व था, ठीक है, R20 का मान था, इसका कर्व हम बनाते हैं। तो यहां से अपने पास में ये वैल्यू आएगी R20 के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है, बाकी सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, 2 माइनस आर बाय ए और e की पावर माइनस का r अपॉन 2a0 है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब r हमारा 0 हो, r 0 होने पर ये वाली पावर तो क्या हो गई, e की पावर 0 यानी 1 हो गया, ये वाली टर्म तो 1 हो गई, लेकिन r बाय ए हमारा जब 0 होगा तब क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। R20 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, जब हमारे पास में ये RA0 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि RA0 0 पर R20 का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब R अपॉन A0 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R बाय A0 को जब हम बढ़ाएंगे, ये क्या हो रहा है, 2 में से माइनस हो रहा है, ठीक है। R बाय A0 2 में से माइनस हो रहा है, तो जैसे जैसे हम R बाय A0 को बढ़ाएंगे तो 2 में से माइनस होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू डिक्रीज होती हुई होगी। उसके बाद में जब R बाय A0 किसके इक्वल हो जाए, 2 के इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या है, 2 है, ये भी R बाय, ठीक है, डिक्रीज होता हुआ 0 होगा, तो R बाय A0 पर ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 2 माइनस R बाय A0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद में आगे जब हम R बाय A0 को बढ़ाएंगे, तो क्योंकि ये वाली वैल्यू अब बड़ी हो जाएगी, तो 2 में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो क्या होगा, माइनस में जाएगा हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये जो कर्व माइनस में जाएगा, तो धीरे धीरे हमारे पास में क्या होगा, अब माइनस में वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन उसके बाद में e की पावर भी क्या है, माइनस में है, तो r की लार्ज वैल्यूज के लिए, r बाय A0 की लार्ज वैल्यू के लिए, या हम r बाय A0 टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करें, तो क्या होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। e की पावर माइनस इंफिनिटी पर ये वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कर्व वापस से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें R20 का कर्व मिलेगा। तो इन कर्व को हम देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है कि जब R10 है हमारा, तो R10 क्या हुआ, कहां पर शून्य होगा, ओनली R बाय A0, या हम कहें R टेंस टू इंफिनिटी पर जाकर के 0 होगा, और R20 का जो हमारा कर्व है वो दो वैल्यूज पर 0 हो रहा है, एक तो R बाय A0 पर 0 होगा, R बाय A0 इक्वल टू 2 पर, और एक इंफिनिटी पर 0 होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में कर्व मिल गया। अब इनके लिए अगर हम प्रायिकता वितरण फलन की बात करें, तो वो क्या होगा, ये हमारा साई का ग्राफ था, ठीक है, साई के लिए हमने इसको बनाया। अब हम बात करें मोड ऑफ साई का स्क्वायर, ठीक है। तो मोड ऑफ साई के स्क्वायर की जब हम बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा कर्व नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में नहीं आएगा, वो इंक्रीज होता हुआ ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में पहले ये बना ले, फिर हम इसके बनाते हैं, प्रायिकता के बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा R10 ठीक है। 21 के लिए बनाना चाहें तो R21 के लिए हमारे पास में क्या था, R21 का मान था 1/√8 A0 क्यूब,
24a0 r बाय a e की पावर माइनस का r अपॉन 2a0। ठीक है, यही था। तो यहां पर जब हमारा कर्व बनेगा तो वो किस प्रकार बनेगा, अब यहां पर r e की पावर r माइनस 2a0 है। ठीक है, तो r मल्टीप्लाई है पहले से ही, तो r जब हमारा पहले से मल्टीप्लाई है तो r इक्वल टू 0 पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी ये हमारा कर्व 0 से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर वापस से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि e की पावर नेगेटिव में है तो r की लार्ज वैल्यू के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये कर्व मिलता है R21 का। और ये हमारा r बाय a0 है। ठीक है, अब हम इनके प्रायिकता के कर्व देखते हैं। प्रायिकता के लिए अगर हम कर्व बनाते हैं वक्र, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में साई एन एल एम का हमने मान लिखा था, तो वाई एल एम थीटा फाई हमारा पार्ट जो था 1 हो रहा था, ओनली क्या आ रहा था आर एन एल के मोड का स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये जो प्रायिकता वितरण फलन है ये आर स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई है, तो ये हमेशा आर इक्वल टू 0 पर 0 से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस प्रकार मिलता है, क्योंकि मोड ऑफ आर एन एल का स्क्वायर करें हम 1 0 के लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4/a0 क्यूब e की पावर माइनस का क्या था, e की पावर माइनस का r अपॉन a0, इसका स्क्वायर किया तो क्या बन गया माइनस का 2r अपॉन a0 और r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के कारण ये क्या रहेगा, इसकी वैल्यू अपने पास में r स्क्वायर जब हम r0 रखेंगे तो 0 से ही स्टार्ट होगा ये, और r स्क्वायर के लिए धीरे धीरे ये बढ़ता है, फिर r की लास्ट वैल्यूज के लिए जब हमारा r बाय a का मान बढ़ता है तो क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो ये डिक्रीज होकर के फिर अनंत की ओर क्या होगा, शून्य की ओर अग्रसर होगा। और यहां पर हमें 1 के लिए r बाय a0 इक्वल टू जब 1 होता है तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो पीक हमें मिलता है वो r बाय a0 इक्वल टू 1 पर, या r इक्वल टू हम कह सकते हैं a0 पर इसका मान मैक्सिमम होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, यहाँ पर जब हम r इक्वल टू a0 रखेंगे तो ये वाली जो हमारी वैल्यू है मैक्सिमम आती है ये, तो यहां से हम देख सकते हैं कि r बाय a0 पर मैक्सिमम प्रायिकता होने का मतलब है कि यहाँ पर इसकी क्या होगी, पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अभी हम ग्राफ से देख रहे हैं, फिर हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो कर्व था R20 का, जो हमारा कर्व था वो किस प्रकार था, इस तरह से था। ठीक है, R20 के लिए, तो R20 का जो हमारा कर्व है, अब इसके अंदर भी क्या होगा, प्रायिकता वाले में हमेशा ये 0 से ही स्टार्ट होगा, r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपने पास में 0 से स्टार्ट होने की वजह से ये इसी प्रकार आता है। अब यहाँ तक का कर्व बनाए हम पहले, ये r इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर r बाय 2 पर 0 हो जाता है, r बाय a0 का मान जब 2 है तो ये 0 होगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ये मिलता है। इसके बाद में ये कम वैल्यूज के लिए अपने पास में फिर
और ये आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो ही रहा है, तो आर की कम वैल्यूज के लिए फिर आर की जो लार्ज वैल्यूज हैं उसके लिए हमें ये वाला कर्व मिलता है। ठीक है, तो आर की लार्ज वैल्यूज के लिए ये कर्व जब हमें मिलेगा तो ये भी क्या होगा, इसके मोड का स्क्वायर है, तो मोड का स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव ही होगा ये वाला कर्व भी। ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर, पॉजिटिव ही होगा, और आर का भी स्क्वायर हो रहा है, आर की लार्ज वैल्यूज है, ये हमें पीक मिलती है इसकी। ठीक है, तो ये हमें इस प्रकार मिलता है जो 2 0 के लिए हमारा ग्राफ था उसका। अब हम बात करें 3 0 की, तो 3 0 के लिए हमारे पास में क्या आता है, थ्री जीरो का जो कर्व था वो इस प्रकार था। ठीक है, तो यहां से ये पहले से 0 से स्टार्ट है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली क्या हो रहा है, एक तो स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें आर बाय ए पहले से था और साथ में अब आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 4a पर क्या होता है, अधिकतम होता है। जब हम इसकी कंप्लीट वैल्यू रखते हैं R21 की, तो हमारे पास में ये जो कर्व है R बाय ए नोट का मान जब 4a होता है तब हमें ये क्या मिलता है, अधिकतम मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कर्व होंगे, हाइड्रोजन एटम के जो वेव फंक्शंस हैं उनके ये कर्व होते हैं। ठीक है, तो सिंपली जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर बनाए थे वैसे ही e की पावर के कर्व हैं ये। अब e की पावर में r बाय ए या 2 माइनस आर बाय ए जो भी हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि r इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन का मान क्या होगा, r टेंस टू इंफिनिटी पर क्या होगा, और कहीं और भी फंक्शन हमारा 0 हो रहा है या नहीं हो रहा वो हम चेक करके इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, या पहले हम एक बार हाइड्रोजन एटम की एवरेज रेडियस, ठीक है, और त्रिज्या का औसत मान और उसकी अधिकतम जो हमारी प्रायिकता आ रही थी वो वाली वैल्यू हम निकालते हैं एक बार, फिर उसके बाद में एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकालेंगे। एवरेज जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम एवरेज से निकालते हैं प्रत्याशा मान से, एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। यानी हमें क्या करना है, आर की एवरेज वैल्यू यानी आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में आर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 1 के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा, साई NLM इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए नोट क्यूब e की पावर माइनस का r अपॉन ए नोट और 1/4 पाई, 1/√4 पाई, ये हमारे पास में होता है। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज ऑफ r का मान। तो हम यहां लिख देंगे r का प्रत्याशा मान तो r का प्रत्याशा मान क्या होगा, एवरेज ऑफ r इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए नोट क्यूब, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साई NLM स्टार
आर थीटा फाई आर साई एन एल एम आर थीटा फाई डी टाउ। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जो साई है इसके अपॉन में भी आती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। ये जो हमारे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो नॉर्मलाइज्ड है तो हमें जो अपॉन में जो इनकी वैल्यू होती है, अपॉन में क्या आता है अपने पास में साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज्ड होता है वेव फंक्शन तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। चाहो तो इसको चेक करके देख लेना, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम 1 लेके चलेंगे, सिर्फ हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम रख दें साई एनएलएम स्टार। तो साई एनएलएम स्टार क्या हो जाएगा, यही रहेगा। तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं पहले ही, 2 अपॉन रूट ए नोट क्यूब, और इसके साथ में भी 2 अपॉन रूट ए नोट क्यूब आएगा, तो 4 अपॉन ए नोट क्यूब। अब आर और ई की पावर माइनस का आर अपॉन ए नोट, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो आएगा नहीं, यहाँ पर कोई आइटा भी टर्म नहीं है। तो यहां से ई की पावर माइनस का 2r अपॉन ए नोट आ गया। ठीक है, और ये जो 4 पाई था इसको अपन 1 अपॉन 4 पाई बाहर ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब डी टाउ की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वॉल्यूम एलिमेंट होता है, आयतन अल्पांश होता है। इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। इसके साथ में ये भी लिख लेना कि n इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो लिख लेंगे हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी का प्रत्याशा मान। ठीक है, तो एवरेज ऑफ आर अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब इंटीग्रेशन आर क्यूब हो गया, ई की पावर माइनस का 2r अपॉन ए नोट हो गया। ठीक है, और साथ में डी आर, इसकी लिमिट होगी 0 टू इंफिनिटी, साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई, और ये हमारा 0 टू 2 पाई डी फाई। तो यहां से आ जाएगा एवरेज ऑफ आर इक्वल टू 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब 0 टू इंफिनिटी। पहले हम इनको सोल्व कर लें, साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई, पहले हमने सोल्व किया था, माइनस का कोस थीटा होगा। ये कोस थीटा के अंदर हम लिमिट रख देंगे 0 से पाई। ठीक है, और ये डी फाई हमारा फाई 0 टू 2 पाई। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर की पावर एन ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स की पावर एन वाला। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन 0 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एन
गामा m प्लस 1 अपॉन n अपॉन अल्फा की पावर m प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करें तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n, n कितना है 1 है, और गामा m प्लस 1 यानी 4 अपॉन 1, और यह आ जाएगा अल्फा, तो 2 अपॉन a नोट की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। इसको हम सोल्व करें, 1 अपॉन पाई a नोट क्यूब कोस थीटा 2 हुआ इसका, और इसका 2 पाई, तो ये 4 पाई। गामा 4 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, और यहां पर a नोट की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों 2 इस 4 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो ये आ जाएगा 3/2 a नोट, यानी एवरेज ऑफ r का मान आ गया 1.5 a नोट। ठीक है, इसको लिखें, ठीक है, यहां तक हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन परमाणु के वन एस कक्षक में हमने क्या लिया था, n इक्वल टू 1 लिया था और l इक्वल टू 0। यहाँ पर साई एन एल एम हमने किसके लिए लिखा था, n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 वाला लिखा था। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 के लिए हमारा कौन सा कक्षक आएगा, 1s आएगा। ठीक है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से अपने पास में आ गया कि परमाणु के 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी 1.5 a नोट होती है। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि नाभिक से जो औसत दूरी होगी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, 1.5 a नोट होगी। ठीक है, और हमने जो कर्व बनाए थे, प्रायिकता का जो हमने कर्व बनाया था, वहां पर हमने देखा था R10 के लिए R इक्वल टू a नोट पर R बाय a नोट इक्वल टू 1 होने पर हमारे पास में क्या थी, प्रायिकता अधिकतम थी। ठीक है, तो R इक्वल टू a नोट पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी, ये हम चेक करके देखें। ठीक है, क्योंकि यहां तक हो गया अपने पास में, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता वितरण के अनुसार
प्रायिकता वितरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता प्रायिकता R इक्वल टू A नोट पर होती है। ठीक है, तो हमारे पास में एवरेज डिस्टेंस 1.5 A नोट आ रही है और R इक्वल टू A नोट पर इसके पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम आती है। इसको हम चेक करते हैं। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, हम लिख सकते हैं अधिकतम प्रायिकता निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में P का मान क्या था, P इक्वल टू मोड ऑफ RNL का स्क्वायर, या हम लिखे साई NLM का स्क्वायर डीटो था। ठीक है, P इक्वल टू मोड ऑफ साई NLM का स्क्वायर डीटो अपने पास में था। तो P इक्वल टू हमने लिखा था, इसको जब हमने लिखा तो y थीटा फाई वाला जो हमारा पार्ट था वो तो क्या हो गया था, 1 हो गया था। तो साथ में क्या बचा था, मोड ऑफ RNL का स्क्वायर R स्क्वायर dr। ठीक है, ये हमारे पास में आया था। तो अब ये जो हमारी प्रायिकता ये वैल्यू आई थी इसकी, तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके 1s कक्षक के अंदर। तो 1s कक्षक के लिए RNL का मान RNL इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट A नोट क्यूब e की पावर माइनस का R अपॉन A नोट। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और इसकी अधिकतम प्रायिकता की हम अवस्था निकालेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। तो यहां से ये हो जाएगा PR इक्वल टू तो ये अपने पास में आ गया मोड ऑफ RNL का स्क्वायर यानी 4 अपॉन A नोट क्यूब R स्क्वायर। ठीक है, e की पावर माइनस का R अपॉन A नोट। ठीक है, तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ गई, प्रायिकता की वैल्यू। तो अधिकतम प्रायिकता के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम प्रायिकता के लिए अपने पास में आ जाएगा dp अपॉन dr इक्वल टू 0। मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन जब हम ज्ञात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, मैक्सिमा या मिनिमा हमें निकालना है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, अधिकतम प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करेंगे, dp अपॉन dr इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से इसका अपन dp अपॉन dr करें, ये अपना PR dr है। ठीक है, R से R प्लस dr के अंदर पाए जाने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर PR का मान अपने पास में ही आ गया। इसको हम सोल्व करते हैं। RNL की वैल्यू हम रख ही चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 4 अपॉन A नोट क्यूब, ये ऐसे कैसे आ जाएगा,
4/a0³ आर स्क्वायर का किया 2r e की पावर माइनस का r/a0 प्लस यहां हम लिख सकते हैं माइनस का r/a0 4/a0³ e की पावर माइनस का एक मिनट, ये भी हमारा 2r/a0 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था ना इसका। ठीक है, 2r/a0 हो जाएगा ये क्योंकि स्क्वायर था अपना। और ये हो गया 4/a0³ 2r/a0 और ये बन गया r² e की पावर माइनस का 2r/a0। ठीक है, इक्वल टू 0 रखा हमने तो 4/a0³ 2r e की पावर माइनस का 2r/a0 2r/a0 4/a0³ r² e की पावर माइनस का 2r/a0। बीच में माइनस है तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास में ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और यहां से r² है, एक r कैंसिल हो गया तो यहां पर अपने पास में आ गया r = a0, यानी अधिकतम प्रायिकता की अवस्था कौन सी होगी? r = a0 जो है वो अधिकतम प्रायिकता की अवस्था होगी। ठीक है, तो हमारी जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आई थी? 1.5 a0 और अधिकतम प्रायिकता की अवस्था आती है, मोस्ट प्रोबेबल जो डिस्टेंस हमारी आएगी ये आ जाएगी r = a0। ठीक है, 1.5 a0 या इसे 3/2 a0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम के लिए हम सोल्व कर रहे थे, तो इनकी वैल्यूज अपनी ये आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे एनर्जी आइगन वैल्यूज लिखेंगे और उनकी देखेंगे कि एनर्जी आइगन वैल्यूज किस प्रकार प्राप्त होती हैं। डिस्क्रीट एनर्जी आइगन लेवल्स हमें मिलेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।